टू एवरीबॉडी, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोग क्या है कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग सिलेबस के बारे में या इस पेपर में जो इस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में क्या पढ़ना है, उस सिलेबस में क्या क्या कितने टॉपिक हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा, फिर आप दूसरे लेक्चर को देखिएगा। होप सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, किस वस्तु या किस एपरेटस या किस इक्विपमेंट या किस मतलब डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है, या किस डिवाइस के रिगार्डिंग किस चीज़ से या किस डिवाइस से रिलेटेड आपको इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 है हमारा, यूनिट 2, जिसमें कि है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन में मतलब कि क्या क्या है, मेनली आप जैसे किसी भी इक्विपमेंट को आप लेते हो या किसी भी डिवाइस को लेते हो, चाहे वो आपका मोटर हो या जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, तो उस ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करेंगे टेस्टिंग में, इस चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग होगा, हम लोग टेस्टिंग करने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव होगा टेस्टिंग करने का या पर्पस जो हमारा होता है, टेस्टिंग हम क्यों करेंगे या टेस्टिंग करने का पर्पस क्यों है या मेंटेनेंस की ज़रूरत क्या हो जाती है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे इसी यूनिट में। कि हमारे पास मेंटेनेंस भी होगा तो कितने प्रकार के मेंटेनेंस होंगे, या टेस्टिंग अगर होंगे तो कितने टाइप के टेस्ट होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे, अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस होंगे, कब कब हम लोग मेंटेनेंस करेंगे, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इसी में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पर्टिकुलरली हम लोग एक एक इक्विपमेंट को उठाएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, सब के बारे में फिर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्या टेस्टिंग का। आपको बताए थे कि कोई भी इक्विपमेंट होगा उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या वह सही है या नहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ को, मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल आप कह सकते हो कि कभी भी आपके घर में कोई अतिथि अगर आ जाते हैं तो आप कुछ अच्छा खाना बनाते हैं, समझिएगा इस चीज़ को, अच्छा खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के दौरान या खाना बनाने के बाद आप लोग उसमें नमक चेक करते हैं। वह चेक करना मतलब क्या, एक टेस्ट ही तो कर रहे हैं कि क्या खाने में जो मैंने बनाया है, सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी आप बनाते हैं, तो क्या कहीं वह स्पाइसी तो नहीं है, या कहीं ज़्यादा नमक तो नहीं हो गया, या कहीं कम नमक हो, एक तरह से क्या हो गया, टेस्ट किए। मान लेते हैं कि आपके जो मार्केट है उस मार्केट में वाटर अवेलेबल है, पानी का बॉटल जो आता है किनले का, या फिर और भी कंपनीज जो हैं उसमें जो पानी का वाटर आता है, जो पानी आता है, वह पानी का भी क्या होता है, टेस्ट किया जाता है, तभी जाके वह मार्केट में होता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जो पानी का बॉटल होता है उसमें एक ISI मार्क रहता है। क्या रहता है? ISI मार्क। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। तो ये एक मार्क किया रहता है, ये सेटिस्फाई करता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट जो है वह सही है, मतलब जो वाटर है वह आपका प्यूरिफाइड है, या फिर आपको जो भी उसका ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसको फिल्टर किया जाता है, मतलब सही है, पानी आप पीने लायक है, आप पानी पी सकते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक संस्था है। ठीक है, एक संस्था, अब उसमें जो भी क्राइटेरिया होगा उस पानी में कि ऐसा जो भी उसमें वो चेक करता होगा, एक हमारा क्राइटेरिया बना के रखा होगा कि यह पानी में क्या क्या होना चाहिए, कितना जो होगा हमारा जो भी विटामिन वगैरह जो बोलते हो आप, या आयरन वगैरह एटसेट्रा जो भी हमारा होगा, कितना मात्रा में होना चाहिए, वह क्या करता होगा, ये संस्था तय करती है। अब उस लिमिटेशन में या उस क्राइटेरिया के तहत जो पानी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है वह पानी हमारा इसके हिसाब से होना है। ठीक, यहाँ पे भी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर बात करें, चाहे मोटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर की बात करें, तो यहाँ पे एक संस्था है अपने पास सर, BIS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं तो देखे होंगे कि वहाँ पे हमारा एक ऑफिस बना हुआ है BIS का, जहाँ पर से कि सारा चीज़ रिलीज़ होगा, मतलब वहीं से हमारा जो है सारा जो भी इक्विपमेंट बनेगा इसी संस्था के अंतर्गत आता है। यह एक नेशनल संस्था है, हमारे पूरे देश में रहेगा, इसका बहुत जगह डिपार्टमेंट है सॉरी ब्रांचेज है, कह सकते हैं, डिपार्टमेंट नहीं, एक ही डिपार्ट है लेकिन इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब ये BIS क्या करती है, किसी भी इक्विपमेंट को जो भी हम बनाएंगे उसको वेरीफाई करेगा, मतलब टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। बताते हैं आपको कि कैसे होगा ये। तो मान लेते हैं कि कोई भी मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर है, उसका ऑर्डर मिला किसी को बनाने के लिए, या कोई ख़रीदने वाला ग्राहक होगा तो वह क्या करेगा, अपना एक डिमांड रखेगा कि हाँ ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या चाहिए। जैसे कि अब क्या चाहिए इन द सेंस, हम ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम पहले पूछ रहे लोड लॉसेज, जिसको कि आप क्या बोलते हो, कॉपर लॉसेस।
ठीक है, कॉपर लॉसेस, या बोले हम कोर लॉसेस या इफ़िशियंसी, ये सारी हो गया। या और भी जो होंगे, ट्रांसफार्मर का वेट, कितने केवीए का हमारा ट्रांसफार्मर चाहिए, तो ये सब हमारा एक मतलब एक डिमांड हो गया। कहते हैं कि हाँ हमें लोड कॉपर लॉस चाहिए, इतना लॉसेस में ही चाहिए, कोर लॉस इतना में चाहिए, इफ़िशियंसी हमको हाई चाहिए, कुछ कह दें कि 90% इफ़िशियंसी हमको चाहिए ट्रांसफार्मर में। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा कि एक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस हिसाब से क्या होगा, कोई भी खरीदना चाह रहा हो तो वो एक अपना बताया कि भाई इफ़िशियंसी हमें 90% चाहिए, या लोड कॉपर लॉसेस जो होगा, लोड लॉसेस को बोलते हैं कि वह कितना होगा, उसको देख लें, कोर लॉस कितना होगा। इस हिसाब से हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन तैयार किया। ठीक है, अब जो डिज़ाइन आपने तैयार किया उस डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग क्या किए, ट्रांसफार्मर बनाए। ठीक है, अब ये सारा ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो मन किया हमने बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये भी हमारा क्या है कि BIS के अंतर्गत रहता है। कोई भी कंपनी होगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि ये डिवाइस बनाती होगी, मोटर जनरेटर, हर एक के पास में एक टेस्ट किया हुआ ट्रांसफार्मर डेफिनेटली होगा जो कि BIS वेरीफाई करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसफार्मर वह गुड क्वालिटी का ज़रूर बनाता है, ठीक है, हालांकि सारा ट्रांसफार्मर गुड क्वालिटी का बनाता होगा, बट एक ट्रांसफार्मर ज़रूर बनाती है गुड क्वालिटी की, जिसको कि बाहर में जाके टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, आपके पास संस्था है CPRI, ठीक है, और एक आता है NTA। ठीक है, अब इस दोनों का आप फुल फॉर्म बताइए। एक प्राइवेट संस्था भी है एरडा, है ना, ये क्या हो गया, एरडा। अब इस तीनों का आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा और खोज के सर्च करके लिख के आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा मेरे नंबर पे। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये तीनों संस्था है जो कि टेस्टिंग के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का है, ये संस्था है, ये प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ये जो CPRI और NTA जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लिए ही बना हुआ कि कोई भी डिवाइस बनती है तो वह डिवाइस जो है वहाँ पे टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो भाई हम टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट करने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो भी ट्रांसफार्मर होगा उस जिस डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया है उस हिसाब से हम चेक करेंगे। ठीक है, अब डिज़ाइन में क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है उस पैरामीटर के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर को बना दिए। अब बनाने के बाद और बनाने के पहले शुरुआती में भी चेक किया जाता है, और बनाने के बाद जब कंप्लीट तैयार हो जाता है तब भी चेक किया जाता है, मतलब टेस्ट किया जाता है कि जो डिवाइस आपने बनाया है क्या वह डिवाइस आपका उस डिज़ाइन के पैरामीटर के हिसाब से है कि नहीं है। समझ में आ रही बात, कि मान लेते हैं कि कोई हम एक डिज़ाइन बनाते हैं सर, ये हमारा यहाँ पे कुछ भी होगा जिसमें कि कॉपर लॉस मेंशन होगा, रेगुलेशन मेंशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन, इफ़िशियंसी होगा, कोर लॉस होगा, उसका वेट होगा, उसमें कितना ऑयल रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हमारा मेंशन किया रहेगा किसमें, डिज़ाइन में। अब देखिए कोई भी इक्विपमेंट या ट्रांसफार्मर को हमने बना के क्या किया, तैयार कर लिया। ठीक है, बनाने के पहले भी जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जब टैंक बनाया जाता है तो उस टैंक का भी टेस्ट किया जाता है, जिसको कि बोलते हैं वैक्यूम एंड प्रेशर टेस्ट। ठीक है, बताएंगे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जब बनने के पहले भी वाइंडिंग वगैरह सबका टेस्ट किया जाता है कि सही है कि नहीं, उसका रेसिस्टेंस वगैरह हर एक चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है किसमें, यह डिज़ाइन में। तो जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हो जाते हैं या बन के तैयार हो जाता है उस ट्रांसफार्मर को इस डिज़ाइन के पैरामीटर के हिसाब से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर इस डिज़ाइन के हिसाब से हमारा सारा का सारा ये ट्रांसफार्मर का पैरामीटर फुलफिल कर रहा होगा तब तो इसका मतलब है कि वह क्या होगा, सही होगा। मतलब हमने ये डिज़ाइन दिया और इसी डिज़ाइन के जैसा हूबहू कह सकते हैं, हूबहू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है तो वह एक टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, तो वह टॉलरेंस जो है ये BIS संस्था जो है दे के रखती है। जैसे कि आपको मैंने बताया होगा कि जो डोमेस्टिक वोल्टेज होता है उसमें भी आपका ±6% टॉलरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है उसमें भी ±3% टॉलरेंस होता है। तो ये सारा चीज़ जो है वेरीफाई या मतलब जो है अलाउ करती है कौन, एक संस्था BIS जो है वही अलाउ करती है, हाँ इतना % टॉलरेंस इसमें चलेगा, मतलब इतना तक हो सकता है, नहीं वेरिएशन हो तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि वेरिएशन आती है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बनाई जाएगी, जो भी ट्रांसफार्मर बनाई जाएगी उस ट्रांसफार्मर में डिज़ाइन के हिसाब से जो पैरामीटर होता है उसके सिमिलर आसपास वैल्यू क्या होगा, आना चाहिए। बिकॉज ये ट्रांसफार्मर जो है ह्यूमन द्वारा ही तैयार किया जाता है, कोई आदमी ही बनाएगा। ठीक है, जब आदमी बनाएगा तो ह्यूमन मिस्टेक होना तय है, ह्यूमन मिस्टेक होगा तो ह्यूमन एरर भी होगा। अब ह्यूमन एरर होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारा
ऊपर नीचे कर सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए लॉसेस है, कॉपर लॉस की बात करें, उसमें 500 वाट दिया हुआ है, आप उस लॉसेस को 5000 वाट बना दो, ऐसा नहीं होगा। 500 वाट है तो 505 वाट तक चलेगा, या फिर 495 वाट तक चलेगा, या कम में तो जितना अच्छा लॉसेस हो जाएगा वो अच्छी बात है। लिमिटेशन जो है लॉसेस में मिनिमम का नहीं है। अगर हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि नहीं मुझे 400 वाट लॉस चाहिए, 400 वाट लॉस चाहिए, तो उससे कम हुआ तो अच्छा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा में भी मतलब ऐसा नहीं कि सीधे डबल कर दे, 400 की जगह 800 कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 405 है तो वहाँ तक मान के चलते हैं, जो भी यह टॉलरेंस दे के रखेगा उस टॉलरेंस के हिसाब से हमारा क्या होगा, आना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम डिज़ाइन कर लिए, जो ट्रांसफार्मर हमने बना लिया, ट्रांसफार्मर बनाने में तो खर्च हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर हमने बनाया, ट्रांसफार्मर बनाने के बाद जो है हम डिज़ाइन के हिसाब से देख रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा है कि हम ट्रांसफार्मर हटा देंगे, दूसरा ट्रांसफार्मर लाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उस ट्रांसफार्मर में टेस्ट करेंगे, चाहे जो भी टेस्ट होगा, कोर लॉस, कॉपर लॉस, इफिशियंसी, रेगुलेशन, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेशियो वगैरह जो भी होगा उसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर पैरामीटर के हिसाब से नहीं आ रहा है, ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे कि आखिर इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है और कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कोर की बात अगर करें, कोर की अगर बात करें कि कोर लॉस अगर बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब स्पष्ट होगा कि कोर का क्वालिटी जो होगा वो सही नहीं होगा। हम जो कोर के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल का क्वालिटी जो होगा वह सही नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या है, कोर लॉस बढ़ रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोर का जो हम अरेंजमेंट किए हैं, असेंबल किए हुए हैं, ठीक है, वह कोर में जो गुड क्वालिटी का मटेरियल होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, तो लॉसेस ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ का इफिशियंसी, रेगुलेशन, कॉपर लॉस, रेसिस्टेंस एट्सेट्रा जो भी होगा पैरामीटर दिया हुआ, उस पैरामीटर को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर ज़्यादा वेरिएशन आता है, अगर अधिक वेरिएशन आता है, तो हम फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे, ना कि उसको हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर से एक नया डिज़ाइन बनाया जाएगा, फिर से क्या होगा, एक नया डिज़ाइन बनाया जाएगा, फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर को तैयार करेंगे। अपने कंपनी में ही तैयार, मतलब ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करके टेस्ट कर लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, ये CPRI, NTA या एडा, ये संस्था जो है यहाँ पे भेजा जाता है। ये संस्था क्या करती है कि किसी भी इक्विपमेंट को या जो डिवाइस है उस पर टेस्ट परफॉर्म करता है। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ये सारा संस्था जो होगा एक रिपोर्ट देगा, ठीक है, एक रिपोर्ट देता है। वही रिपोर्ट जो है आपको यह BIS के पास में जाके देना पड़ेगा, और जब आप BIS के पास में ले जाएंगे तो यहाँ पे ये BIS में जो भी हमारे ऑफिसर बैठे रहते हैं वो ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे। अगर डिज़ाइन के हिसाब से या इनकी क्राइटेरिया जो था इनका उसके अकॉर्डिंग आता है तब तो सही है, नहीं आता तो फिर वापस भेज देंगे, ठीक है। जनरली आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो ये संस्था हमारा टेस्ट करती है और उसका एक रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये तो हमारा नया है, अगर नया बनाते हैं तब फिर से हमारा सेम होगा कि अब जो भी नया होगा उस जो भी डिज़ाइन बनाया जाएगा उस डिज़ाइन के हिसाब से हम फिर परफॉर्म करते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई भी बना हुआ है चीज़, इक्विपमेंट है, जैसे मोटर है या जनरेटर है, बना हुआ, वो कभी जल गया, तो ऐसा है क्या फिर से हम ला के उसमें कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी डिवाइस अगर आपका मान लीजिए बर्न आउट होता है या फिर डैमेज हो जाता है किसी कारणवश, फॉल्ट के वजह से, तो क्या करेगा कि मैन्युफैक्चरर जो है या जो संस्था उसको तैयार करती है उस संस्था के पास क्या करते हैं, हम डिवाइस को भेज देते हैं, ठीक है। अब वहाँ जैसे ही डिवाइस आता है, मतलब जो डिवाइस होगा वहाँ जाने के बाद वह उसमें क्या करेगा, देखेगा कि क्या सारा फॉल्ट की वजह से या क्या क्या बर्न आउट है, क्या सारा चीज़ डैमेज हुआ है। समझ में आई बात? अब जो डैमेज हुआ है उसका जो डिज़ाइन होगा उस डिज़ाइन को निकालेगा और उस डिज़ाइन के हिसाब से फिर हमारा जो डैमेजेज हुआ उसको रेक्टिफाई करेगा। समझ में आई बात? रेक्टिफाई करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। समझ में आई बात? टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर से अगर सही आ रहा है तब तो क्या करेंगे, उसको हम फिर वापस भेज देंगे कि हाँ अब आप यूज कर सकते हैं। फिर लेकिन नहीं आ रहा होगा तो फिर से हम दोबारा उसको टेस्ट करेंगे और फिर जो हमारा क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया के अंदर उस डिवाइस को लाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये था क्या, टेस्टिंग करने का। तो आपको समझ में आएगा कि टेस्टिंग क्यों किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा टेस्टिंग का क्या है, टेस्टिंग क्या है, ठीक है। स्पष्ट भाषा में बोला जाए कि कोई भी इक्विपमेंट का हम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं या टेस्टिंग को करते हैं कि जो डिवाइस है वह डिवाइस सही है कि नहीं है। समझ में आई बात? सही है कि नहीं है, तो एक हम लोग क्राइटेरिया बना के रखते हैं, एक पैरामीटर तय करते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से अगर वह है तो वह सही है,
और अगर नहीं है तो इसका मतलब वह गलत है। तो उस चीज़ को जानने के लिए कि पैरामीटर के हिसाब से है या नहीं है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिंग बोल रहे हैं। समझ में आई बात? होप सो आपको ये टेस्टिंग समझ में आओ। अब इसका कुछ थ्योरी पार्ट है, उसको हम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, टेस्टिंग जो है क्या है उसके बारे में हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, जान लिए हैं कि टेस्टिंग क्या है। देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। टेस्टिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है बाय विच वी कैन डिटरमाइन वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन इज एज पर डिज़ाइन डेटा और नॉट। ठीक है, टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, एक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी मशीन का, ठीक है, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस में जो है चेक करेंगे क्या, तो जो डिज़ाइंड डेटा दिया गया है क्या वह उस डिज़ाइंड डेटा के अलोंग कह सकते हैं, या डिज़ाइंड डेटा के अनुसार हमारा तैयार किया हुआ है कि नहीं है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे हेडिंग बना के ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, कि हम लोग टेस्टिंग क्यों करते हैं, आखिर टेस्टिंग करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन ए मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड, जब एक मशीन को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है या तैयार किया जाता है इन एन इंडस्ट्री एज पर ए पर्टिकुलर डिज़ाइन, इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड अंडरगो टेस्टिंग। अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी मशीन को या किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी डिवाइस को अगर डिज़ाइन किया जाता है तो क्या होता है कि उसको एक नेसेसरी टेस्टिंग के अंदर गुजारा जाता है। मतलब जो भी इक्विपमेंट आपने डिज़ाइन किया है उस इक्विपमेंट के ऊपर आपको टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है, यह जानने के लिए कि हमारे जो डिज़ाइंड डेटा है उसके हिसाब से है कि नहीं है। टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन इज एज पर डिज़ाइंड डेटा और नॉट। समझ में आ गई बात कि टेस्टिंग जो हमारा क्यों ज़रूरत होता है। तो टेस्टिंग हमारा रिक्वायर्ड है किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए वेदर, या तो हमारा मशीन जो है, जो भी मशीन को हमने तैयार किया है वह मशीन हमारा डिज़ाइंड डेटा के अनुसार है या नहीं है। क्लियर है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग को करते हैं। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि डिज़ाइंड डेटा के अनुसार नहीं है हमारा टेस्टिंग, तब क्या करेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ये अगर यह जो डिवाइस को आपने मैन्युफैक्चर किया है वह डिज़ाइन के हिसाब से नहीं है, तब की बात करते हैं। देन हाउ मच वेरिएशन आर देयर इन द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड डिज़ाइन वैल्यूज़। तो जो आपने वैल्यू रिकॉर्ड किया है या मेज़र किया है उस मेज़र्ड वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है डिज़ाइंड डेटा से। समझ में आई बात? जो डेटा आपके पास डिज़ाइन किया गया था उस डिज़ाइंड डेटा से कितना डिफरेंस, कितना वेरिएशन हमारा हो रहा है रिकॉर्डेड वैल्यू से, या जो मेजर्ड वैल्यू होगा उससे। क्लियर? द रिकॉर्डेड डिफरेंस आर विद इन द परमिसिबल लिमिट्स एज स्पेसिफाइड बाय ISI और नॉट। ठीक है, कहने का ही मतलब है कि कोई भी मशीन अगर आप बनाते हैं तो एक टॉलरेंस तो होगा। ठीक है, एक टॉलरेंस होगा कि नहीं भाई। अगर मान लीजिए जैसे कि वोल्टेज ही रहता है 230 वोल्ट में, मैंने बोला कि ±6% रहता है, मतलब 230 से 6% अधिक भी हो जाएगा तब भी चलेगा, और 230 से 6% कम अगर हो जाता है तब भी चलेगा। ठीक है, अगर उस बीच में आता है 230 के आप माइनस कर लीजिएगा 6% और फिर 230 का 6% जोड़ लीजिएगा, उस एक रेंज आएगा, उस रेंज के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तब तक तो चलेगा। लेकिन अगर यही 230 का 10% वेरिएशन होने लगेगा तब हमारा क्या होगा, ये सही नहीं होगा। तो वही कहता है कि ISI हमारा क्या है, एक संस्था है, या इसकी जगह पे आप BIS भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक संस्था है या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जो कि हमारा एक पैरामीटर तय करके रिलीज़ करता है, और वह जो है हर एक मैन्युफैक्चरर जो होगा या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होगी उसको फॉलो करता है, और उसके हिसाब से जो हमारा है डिवाइस जो भी होगा डिवाइस को तैयार कर रहा होगा। ठीक है, अगर उसके जो डिज़ाइन डेटा या जो डेटा दे रखा है उसने, उस डेटा के हिसाब से अगर वैल्यू नहीं आता है, मतलब एक टॉलरेंस दे के रखता है कि हाँ इतना % तक में आपका सही है, अगर इससे अधिक होता है तो सही नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर उसके टॉलरेंस से बाहर हो जाता है तो आपको
दोबारा करना पड़ेगा। तो वही कहता है कि ये ISI जो है, जो डेटा दिया है, जो पैरामीटर तय किया है, क्या वह जो रिकॉर्डेड वैल्यू है जो आपने टेस्टिंग के दौरान रिकॉर्ड किया है, वह रिकॉर्डेड वैल्यू आपके जो पैरामीटर दिए हुए हैं ISI के द्वारा, ठीक है, या BIS के द्वारा, क्या वह उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा है या कम है, उस चीज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं। किसके द्वारा? टेस्टिंग के द्वारा। क्लियर? In the result, if the variation such as efficiency, losses, regulation, etc. मतलब समझिएगा कि डिवाइस की बात कर रहे हैं तो हमारा ओवरऑल हर एक डिवाइस की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इफिशियंसी लिए, लॉसेस लिए, ट्रांसफार्मर, अभी सिम मोटर की बात करेंगे तो स्पीड हो जाएगा, वहाँ पे समझ में आ रही बात, स्पीड हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे चीज़ हो जाएंगे हमारा हर एक के लिए। अब इस सब चीज़ को हमने क्या किया, मेजर करके एक रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक वैल्यू को नोट डाउन किया, ऑब्जर्व किया। क्लियर? आर नॉट विद इन द परमिजिबल लिमिट, अगर मान लीजिए कि हमारा जो वेरिएशन था परमिजिबल लिमिट के अंदर नहीं है, समझ में आई बात, जो टॉलरेंस, जो एक पैरामीटर BIS या जो संस्था तय किया था, वह संस्था के हिसाब से अगर पैरामीटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो जो एरर आया है उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टिगेट द रीज़न, उस रीज़न को फाइंड करेंगे। किस रीज़न को? जिसके वजह से जो हमारा वेरिएशन आ रहा है, समझे, वेरिएशन आ रहा है, उस रीजन को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इधर फॉर हायर एंड लोअर वैल्यू, अगर वैल्यू जो रिकॉर्ड किए थे, जो मेज़र किए थे, वह वैल्यू अगर अधिक हो गया है या कम हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक करेंगे फिर से कि आखिर क्यों हमारा वैल्यू अधिक हो रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, अगर अधिक या कम क्यों हो रहा है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके आप अगर रीज़न को फाइंड कर लेते हैं, तब हम क्या करेंगे, उसी की रीज़न के द्वारा, मतलब जो भी एरर होगा उसको हम मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कोर लॉस बढ़ गया तो कोर में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना, या कोर में प्रॉब्लम, अगर हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट में फेल हो जा रहा है, मतलब हैवी वोल्टेज हम दे के, हाई वोल्टेज दे के हम अप्लाई करके ट्रांसफार्मर को टेस्ट कर रहे होंगे, अगर उस टाइम में वह फेल हो जा रहा होगा तो इसका मतलब उसके बीच में इंसुलेशन जो रहता है हमारा, वह इंसुलेशन के हमारा सही नहीं रहा होगा, इंसुलेशन का गुड क्वालिटी हम लोग नहीं लगाए होंगे, इसलिए हमारा क्या है, फेल हो जा रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और फिर वहाँ पे जाके दोबारा गुड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का इंसुलेशन यूज करेंगे, अच्छे क्वालिटी का कोर यूज करेंगे, ताकि लॉसेस वगैरह हमारा क्या हो, कम हो। समझ में आई बात? मॉडिफाई करेंगे उस रीजन को, और फिर उसके बाद मॉडिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे उस इक्विपमेंट को। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। उसके आगे देखते हैं, फ्रॉम टेस्टिंग वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप etc। अच्छा, ठीक है, तो टेस्टिंग से और क्या हम फाइंड कर सकते हैं, जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है उस मटेरियल में, मतलब उस मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, मतलब गुड क्वालिटी का है कि नहीं है, या फिर जैसा तैसा लगा दिए हैं, ये भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किससे? टेस्टिंग से। गुड वर्कमैनशिप बोल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्कमैन, जो इंसान काम कर रहा है, या जैसे मान लीजिए कि जो हमारा असेंबली बनाया जाता है तो वह कोई आदमी, जैसे वाइंडिंग बनाया तो कोई लेबर ही बना या वर्कर ही बना रहा होता है, तो वह वर्कर अगर किसी तरह का कोई खराबी कर दे या ढंग से वह वाइंडिंग नहीं बनाए तो डैमेजेज हो सकता है। ठीक है, जो हमारा पैरामीटर है उस पैरामीटर के हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी हमारा क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ, जो वर्कर या वहाँ पे काम कर रहे होते हैं क्या वह ढंग से काम किए हैं कि नहीं, जो वर्क उनको दिया गया है वह वर्क को उसने सही तरीके से किया है कि नहीं है, ये भी हमारा क्या होता है, पता चल जाता है। जो कोर होता है उसको भी मतलब वर्कर ही असेंबल करते हैं, तो वह असेंबल अगर ढंग से नहीं होता है तो कोर असेंबली के वजह से भी हमारा क्या होता है कि लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो स्ट्रे लॉसेस वगैरह जो होते हैं वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ ये पता चल जाता है, अगर टेस्टिंग आप करते हैं, अगर मान लीजिए लॉसेस बढ़ रहा होगा तो इतना पता है कि वह जो वर्कर होंगे वह ढंग से उस असेंबली को सही तरीके से असेंबल, स्टैगरिंग नहीं किया हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो नहीं किया होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, टेस्टिंग करने के बाद पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब कोई नया डिज़ाइन की बात करते हैं, व्हेन ए न्यू डिज़ाइन और मॉडिफाइड डिज़ाइन ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट, ए टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट द न्यू प्रोडक्ट वर्क्स एज पर द रिवाइज्ड डिज़ाइन और नॉट। क्लियर? अगर
कोई नया डिज़ाइन है हमारे पास, कोई नया मैन्युफैक्चर कर रहे ट्रांसफार्मर को, ठीक है, यहाँ दोनों कंडीशन हो सकता है, कोई पुराना डिज़ाइन पे भी हम ट्रांसफार्मर को तैयार कर रहे हैं, कोई नए डिज़ाइन पे भी हम ट्रांसफार्मर को तैयार कर रहे हैं। कोई भी मशीन जल गया है तो उस मशीन का भी मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब जो रेक्टिफिकेशन होगा, मेंटेनेंस जो होता है, उसको भी मेंटेनेंस कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। समझ में आई बात? तो जो होगा हमारा जो भी डिज़ाइंड डेटा है या मॉडिफाइड डिज़ाइन डेटा होगा, उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किया गया है, क्या वह उस डिज़ाइंड डेटा के हिसाब से है कि नहीं है, जो रिवाइज्ड डिज़ाइन है हमारे पास उसके हिसाब से है कि नहीं है। देखिए, रिवाइज्ड डिज़ाइन हम कब लाएंगे? जब हम एक डिज़ाइन बनाए, उसके हिसाब से हमने किसी भी इक्विपमेंट को तैयार किया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जब टेस्टिंग उसके ऊपर परफॉर्म किए तो जो मशीन का परफॉर्मेंस था, जो मशीन में टेस्टिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वह डिज़ाइंड डेटा के हिसाब से नहीं आया, या जो BIS पैरामीटर तय किया होगा उस पैरामीटर के हिसाब से हमारा रिज़ल्ट नहीं आया होगा उस डिज़ाइन में, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में कुछ चेंजेस लाएंगे। समझ में आ रही बात? तो डिज़ाइन में हम क्या लाएंगे? चेंजेस लाएंगे। फिर उस नए डिज़ाइन के हिसाब से हम फिर से बनाएंगे। समझे बात को? उस नए डिज़ाइन के हिसाब से, जिसको कि हम रिवाइज्ड डिज़ाइन बोल रहे हैं, उसके हिसाब से हम दोबारा ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो फिर से हमें उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा जब आप परफॉर्म करेंगे तब फिर से एक वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे, एक वैल्यू आप ऑब्जर्व मेज़र करेंगे, और उस मेज़र्ड वैल्यू को फिर से चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमारा है डिज़ाइंड डेटा में या डिज़ाइंड सीट में जो है, उस सीट के अंतर्गत या उस डिज़ाइन के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? फिर नहीं आएगा, फिर से आप उसका एरर फाइंड कीजिए कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका सही नहीं मिल जाता। नेक्स्ट बोल रहा है, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, किसी भी ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन इट इज शट डाउन फॉर पीरियोडिकल मेंटेनेंस सो दैट एनी वीकनेस इन इंसुलेशन। समझिएगा यहाँ तक पहले आप कि जो मशीन है हमारा, उसको आप मेंटेनेंस के लिए बंद किए हैं, ठीक है। उसमें आप सोच रहे हैं कि उसमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उसको हम क्या किए हैं? बंद किए हैं, मतलब शट डाउन किए हैं। समझ में आ रही बात? अब जब मेंटेनेंस करने के बाद क्या लग रहा है आपको, फिर तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे क्या? कि जो प्रोसेस होगा, एक टेस्टिंग होगा कि उसके ऊपर किया ही जाएगा। जैसे आप ट्रांसफार्मर ही इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट किया जाता है, मेगर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस वगैरह चेक किया जाता है, इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है, जो बोल रहे हैं मेगर के द्वारा इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है, इसलिए उसको मेगर टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो भी होगा हमारा डिवाइस, वह अगर उसको आप बंद किए हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए, हो सकता है ना कि मेंटेनेंस के दौरान कुछ नट बोल्ट या फिर कुछ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ढंग से नहीं किया हुआ है। अगर डायरेक्ट हम उसको लोडिंग कर देते हैं या डायरेक्ट लोड से कनेक्ट कर देते हैं तो माइट भी डैमेज होने का चांसेस है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कभी भी अगर किसी भी इक्विपमेंट को शट डाउन करते हैं फॉर मेंटेनेंस पर्पस, और उसका मेंटेनेंस अगर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो मेंटेनेंस के बाद फिर से हम क्या करते हैं, एक टेस्ट उस पर परफॉर्म करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर सारा वैल्यू सही आ रहा होता है या प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, तब फिर हम जाके उसको क्या करते हैं, लोड देते हैं। समझे बात को? अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। समझ में आई बात? तो वो टेस्ट कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, फिर हम जाके लोड करेंगे। अब देखो, अगर हम मेंटेनेंस के बाद अगर टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि इंसुलेशन वगैरह में किसी प्रकार का कोई कमी हो या फेल्योर हो, या फिर मान लेते हैं कि इंसुलेशन में किसी तरह का कोई मॉइस्चर मौजूद हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से हमारा इंसुलेशन क्या हो सकता है, गल सकता है या डैमेज हो सकता है। तो उन सारे चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन इट इज शट डाउन फॉर पीरियोडिकल मेंटेनेंस सो दैट एनी वीकनेस इन वाइंडिंग इंसुलेशन मॉइस्चर ऑब्जर्व्ड बाय इट एटसेट्रा, और भी जो भी फॉल्ट होगा कैन बी इन्वेस्टिगेट एंड नेसेसरी स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव इट। तो जो कोई फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे, और रेक्टिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से उसको लोडिंग कंडीशन पे ला देंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा, होप सो, कि टेस्टिंग क्या होता है और टेस्टिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं। क्लियर? टेस्टिंग क्या होता है और टेस्टिंग को हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे इसका दूसरा टॉपिक। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे BIS के बारे में कि आखिर BIS क्या है, BIS का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों BIS बनाया गया है,
इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।